नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विशेष प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत में छत्तीसगढ़ को 15,000 नए आवास की स्वीकृति दी है। ये पीएम आवास शहरी क्षेत्र के लिए है और इस मामले में केंद्र सरकार ने राज्य के नगरीय प्रशासन विकास विभाग के सचिव को स्वीकृति की जानकारी भी दी है। जारी पत्र में भारत सरकार ने राज्य को मार्च 2025 तक योजना के तहत 15,000 नए आवास की स्वीकृति का उल्लेख किया है। साथ ही इन आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के पीछे का कारण राज्य में योजना का तुरंत क्रियान्वयन करना बताया है। उन्होंने पिछले दिनों जो है वो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की और पीएम आवास की मांग की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्री आज दिल्ली प्रवास पर जा रहे हैं। सामान्यतः देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात होगी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बस्तर ओलंपिक हो रहा है, उसके समापन में उन्हें आमंत्रित करने का भी विषय है। सब विषयों पर उनसे बातचीत होगी। ये विधानसभा में तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार ने जांच की बात या घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ी है, न समिति बनी। अनेक मामलों में जांच हो रही है और परिणाम भी आपको दिख रहा है, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, अन्य घोटाले हो, सब जगह जांच चल रही है। जांच एजेंसियां काम कर रही है। कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने कहा है कि हम पूरे विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मना रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे हिस्से पाए गए हैं जहाँ पर दिव्यांगजन जो है हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए, मुख्यमंत्री निवास से घेराव भी करते और रात भर वही बैठे रहे थे अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर। देखिए, हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और हम उनके सम्मानजनक जीवन के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं और आगे भी उनके कल्याण के लिए कि समाज में वो सम्मान से जी सके, इसके लिए लगातार काम हो रहा है, आगे भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, तो ऐसे वहाँ जो अवस्था है उसको लेकर किसानों से चर्चा की है। हमने स्वागत किया था कि कांग्रेस के नेता जरूर जाए धान खरीदी केंद्र में। हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की है। किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, उनको समय पर पैसे मिल रहा है, समय पर बारदाने की आपूर्ति हो रही है और सरकार पूरी गंभीरता से धान खरीदी के अभियान को संचालित कर रही है और जहां पर भी कुछ कमी की जानकारी आएगी निश्चित रूप से उसे भी दुरुस्त करेंगे, पर सरकार ने पूरी पुख्ता धान खरीदी की है। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का, पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने दी है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है और मैं
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के निवासियों को बधाई दूंगा कि उनके स्वयं के मकान का सपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के लिए किया है। सभी को बधाई, धन्यवाद। तो जब फरवरी में जब विधानसभा का सत्र हुआ था, हमने कई मुद्दों को उठाया था और सरकार ने जांच करने की बात करी थी, लेकिन अब तक 11 माह बीत चुके, किसी भी मामले में न जांच कमेटी बैठी है न जांच हुई। सभी मामलों में जांच हो रही है और समय पर उसकी जानकारी आएगी। सभी मामलों में सरकार गंभीरता से जांच कर रही है और सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। सर, नगर निगम के 1000 से ज्यादा ड्राइवर्स में कार्य करने उनकी किया गया और उससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। देखिए, जो नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नगर निगम के कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से नगर निगम से बातचीत करेगा और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगा। सर, कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो धान के केंद्र महसूस किए गए हैं, इस बात संज्ञान में आई है और सरकार इस विषय को लेकर संपर्क में है। जी सर। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद महाराज रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हिंदुओं को इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उन्हें भारत में शरण दी जाए, क्योंकि भारत ही हिंदुओं की एकमात्र भूमि है। शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, बांग्लादेश से आ रहे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाए। इस दौरान हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा भी शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा का स्वागत है, लेकिन वो कहते हैं जात पात की करो विदाई, ये ठीक नहीं है। वर्ण और आश्रम से हमारी पहचान है। घटना घटी है आज राहुल गांधी और हाँ जी संबल में जो घटना घटी है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज जा रहे हैं वहाँ पे, किस तरह देख मैंने क्या किस लिए जा रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे पूछना पड़ेगा ना। जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन किस लिए, उद्देश्य क्या है जाने का? केवल राजनीति चमकाना ही तो उद्देश्य है। तो आप जो है मंदिर मस्जिद को राजनीति चमकाने का माध्यम बना रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये विचार जरूरी है कि उस जगह पर अगर ऐसा इतिहास प्राप्त होता है कि पहले मंदिर था, बाद में उसमें मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये हम दोनों समुदायों के लिए, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों के लिए जरूरी है कि इसका निश्चय हो जाए कि असल बात क्या है। क्या ये गलत इतिहास गढ़ करके दिखाया जा रहा है या इस इतिहास में कोई सच्चाई है? तो हम हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के बच्चों के सामने ये सवाल है कि इस बात का निराकरण कर दिया जाए, और वो निराकरण या तो हम मिल बैठ करके कर सकते हैं या तो न्यायालय के माध्यम से हो सकता है। नेताओं के वहां जाने से या पत्थर फेंक देने से दोनों ही तरह से इसका निराकरण नहीं होगा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस कमेटी द्वारा धान खरीदी चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पिछले 3 तारीख से लगातार कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता धरातल पर उतरकर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में पूर्व सीएम भी धान खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से चर्चा की धान खरीदी का निरीक्षण किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय पर तंज कसते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण करें ताकि उन्हें धरातल पर मौजूदा स्थिति का पता चल सके। सोसाइटी में जाए तो पता चले। किसान टोकन के लिए परेशान है, बारदाना के लिए परेशान है, और तौलाई जो गड़बड़ हो रहा है उसके कारण से किसान ठगे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लिमिट कर दिए हैं उसके कारण से धान खरीदी अभी तक के 10% नहीं हो पाया है। 20 दिन बीत गया है, अब 55 दिन बचा है जिसमें 90% धान खरीदी करना है। कैसे संभव होगा? ये उठाव नहीं हो रहा है, सोसाइटी अब जाम हो रहा है। मोहला मानपुर जैसे पूरे जिले में धान खरीदी बंद हो गया है। बहुत सारी सोसाइटी अब कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद धान खरीदी बंद हो जाएगा।
आज राहुल जी और प्रियंका जी आज संभल जा रहे थे, कहीं न कहीं उनको रोक दिया गया और वो बोला गया है उनके द्वारा कि संविधान के तहत काम नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल सही बात है। यदि कहीं घटना हुई है तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का यदि जाना चाहते हैं तो सरकार उसको सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, घटना स्थल है, उसको देखना चाहते हैं, उसे रोक रहे हैं, ये तो असंवैधानिक है। अजय चंद्राकर जी मुख्यमंत्री से पहले दिल्ली पहुंच गया, कहीं न कहीं इसको कैसे? अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये है कि मंत्रिमंडल पहले तो एक पद खाली था, अब उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी 6 महीने से इस्तीफा दे चुके हैं, वो पद खाली है, और बहुत सारे मंत्री हैं जिसके परफॉर्मेंस बहुत गड़बड़ है, तो वो भारतीय जनता। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धर्मांतरण सहित बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कई व्यवसाय भारत के रहम पर चल रहे हैं। मौजूदा स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं की भारत के नेतृत्व में कमी के कारण है। भारत सरकार को इसको संज्ञान में लेकर उनकी सहायता करनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कथावाचकों और धर्मांतरण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी पद या फिर विशेष को प्रमुखता या फिर तवज्जो देकर आपसी मतभेद नहीं पैदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पर भी इस पर टिप्पणी देते हुए कहा कि किसी भी धर्म विशेष को लेकर कथावाचक या भजन गायक वालों को टिप्पणी देना सही बात नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वह गलत है। अब कहीं न कहीं इसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी बेचारगी भी जिम्मेदार है। भारत एक सक्षम राष्ट्र है, हजारों करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष सहायता बांग्लादेश को भारत सरकार देता है। बांग्लादेश के तमाम व्यवसाय भारत के रहमो कदम पे चलते हैं। तो ऐसे में यदि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अपने आप को हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बताने वाले विश्वगुरु, लाल लाल आंख दिखाने वाले, एक के बदले 10 चिल्लाने वाले 56 इंची माननीय मोदी जी क्यों शांत बैठे हैं? केंद्र सरकार क्यों चुप्पी साधे हुई है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अभी तक भारत सरकार, जिसके पास तमाम राजनयिक शक्तियां हैं, जिसके पास तमाम ऐसे ताकत है कि इसको रोका जा सकता है, क्यों शांत बैठी? ये बड़ा सवाल है। यदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो उनका अपना अनुभव होगा, और निश्चित तौर पर धर्मांतरण के संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा चिंतित हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि है राष्ट्रीय समस्या है तो केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। किसी भी कथावाचक के या किसी भी भजन गायक के या किसी भी ऐसे व्यक्ति के एक यात्रा निकालने से धर्मांतरण पे रोक लगेगा, इसमें शंका जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने जाहिर की है वो जायज शंका है। और इसके लिए तो कानून बनाना चाहिए और कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में जहाँ पर यात्रा निकालने वाले हैं, बस्तर में, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार को तो निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है? केंद्र सरकार कानून बनाए, राज्य सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, तत्काल धर्मांतरण पर रोक लगेगी। लेकिन अपना नहीं चाहिए। देखिए, शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य परंपरा के बाद उनकी गद्दी में जो बैठे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो बोल दिए हिंदू धर्म के लिए वो गाइडलाइन है। यदि उन्होंने कुछ बोला है तो उसका जितने भी कथावाचक हैं, संत महात्मा अपने आप को बताते हैं, उन तमाम लोगों को शंकराचार्य जी की बातों का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिलों से दिव्यांगजन राजधानी रायपुर पहुंचे और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इससे पहले ही दिव्यांग को पुलिस ने रोक दिया है और साथ ही दिव्यांग 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से प्रमुख मांग है फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण कराकर बर्खास्त किया जाए और दिव्यांगजनों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाए ताकि बीपीएल की बाध्यता को खत्म किया जा सके। देखिए, हम लोगों को हर बार हमारे जो है अपने दिव्यांग स्वाभिमान पैदल मार्च को जो है रोक, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर रोक दिया जाता है। मगर अभी जो है हम लोग, हमारी दिव्यांग एकता जो है जागरूक हो चुका है। हमारी 6 सूत्रीय मांगों पर जो है यहाँ विष्णुदेव सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन के अंदर में आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। मगर आज 15 दिन नहीं, आज 3 महीना होने वाला है। उस पे क्या है, पूरा मतलब कि
की दिव्यांग एकता जो है आक्रोश पर है। और इनकी हमारी दिव्यांगों का कहना यह है कि जब तक हमारे 6 सूत्रीय मांगों पर अगर पूरी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर जो है न तो हम लोग पुलिस प्रशासन के दबाव में आने वाले हैं। जी, मैं कांकेर जिले से आया हूँ। मेरा नाम संतोष सिरवानी है। यहाँ पर दिव्यांग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी के द्वारा इतना न्याय किया जाता है कि दिव्यांग दिवस जब मनाया जाता है तो वहाँ पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और विकलांगों को पता ही नहीं जाता है कि आज दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। केवल अपने कालम पूरा करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा मनाए जाते हैं। विकलांग जब मांग करने के लिए रायपुर पर पहुंचे हुए तो विकलांगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बंदी करके रखा गया है। ये कहाँ का नियम है जो कि शासन प्रशासन को चाहिए, पुलिस विभाग को चाहिए कि हम जैसे दिव्यांगों का सहयोग करें, ना कि हमें बंदी के कैदी की तरह बंद करके रखे। ये शासन प्रशासन की नाकामी के कारण ये सब हमको कैदी बना के कैदी के समान रखा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ शासन के पास जब इतना है तो उसको तुरंत हमारे जो मांगे उसको पूरी करना चाहिए, ना कि हमें बंदी बना के रखना चाहिए। बंदी बना के रखने की क्या जरूरत है? उनको जब हमारे मांगे को देना है तो तत्काल आके बोल देना चाहिए, हम रोड खाली कर देंगे। खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से है, जहां पर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस जिले में 24,460 किसान पंजीकृत हैं और वहीं लगभग 1500 नए किसान हैं और इन किसानों से अब तक 1,67,000 क्विंटल से भी अधिक धान खरीदी की जा चुकी है। और हालांकि अभी तक धान का उठाव नहीं किया जा रहा, जबकि कई समितियां बफर जोन को हिट कर चुकी हैं। अब समितियों को धान सूखने का भी डर सताने लगा है। तो वहीं इस बारे में जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने भी कहा कि संग्रहण केंद्र में कुछ समस्या थी जिसे दूर कर लिया गया और जल्द ही धान का उठाव शुरू कर दिया जाएगा। जो हमारे 20 धान खरीदी केंद्र हैं और 6 समितियां जो हैं वहां पे बफर लिमिट जो है वो हिट कर गया है। ये हमारी संज्ञान में है और जिले में संग्रहण केंद्र की व्यवस्था की गई है। संग्रहण केंद्र में कैप कवर की आपूर्ति नहीं होने के कारण अभी धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं किया जा रहा था, पर आज शाम से वो व्यवस्था हमारी हो जाएगी और शाम से जो बफर लिमिट हिट कर दिया है उन समितियों का धान पहले उठाव किया जाएगा, फिर बाकी समितियों से धान का लगातार उठाव हमारे द्वारा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर बीजेपी की राज्य में जीत को पूरा 1 साल होने की खुशी है। जहां पर जनादेश दिवस पर आतिशी आयोजन हुआ और ये आतिशी आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद बीजेपी कार्यालय में हुआ, जहां पर पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और सीएम साय के साथ में पार्टी के अन्य नेताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए जीत की सालगिरह मनाई है। जिला मुख्यालय कोंडागांव में फर्जी डॉक्टर का गोरख धंधा, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर है और कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा का एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पर अड़का छेबड़ा पारस में भी संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र जिला बनने के 12 साल बाद भी अकड़ा छेबड़ा पारा का उप स्वास्थ्य केंद्र बिना भवन के चल रहा है। यहाँ ना तो कोई सूचना पटल है और ना ही नागरिकों का ये जानकारी है कि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर निखिल सिकंदर नामक व्यक्ति मरीजों को इलाज और दवाइयां दे रहा था। उसने बताया कि वह एक अन्य पैथी के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा। स्वास्थ्य कर्मचारी की लापरवाही एमपीडब्ल्यू कृष्णा ध्रुव ने भी स्वीकार किया और निखिल सिकंदर उसी कमरे का उपयोग कर रहा है और स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता है। और साथ ही पलारी से आए मरीजों ने यह भी बताया कि
निखिल सिकंदर मरीजों से इलाज के लिए 40 से 300 रुपए तक फीस की वसूली कर रहा है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये मामला जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने चल रहा है। जी हाँ, इलाज कराने गए थे क्या? कौन देखा वहाँ? डॉक्टर साहब कौन है? क्या नाम है डॉक्टर का? नहीं मालूम क्या नाम है। यहाँ क्या अस्पताल है? नहीं, प्राइवेट वाला है। कौन सा मोहल्ला है ये? अड़का चपड़ पहले अभी गांधीवाड़ बोलते हैं। गांधीवाड़ बोलते हैं। तो वहाँ कौन डॉक्टर बैठता है? नहीं मालूम, सब पहले से आते जाते रहते हैं। तो वहाँ कोई मैडम देखी कि सर देखे? सर देखा है। अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर का? नहीं मालूम। नहीं मालूम। किसको दिखाने लाए थे? ये बच्चे को बुखार था। ये बच्चे को? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? खुद डोगरा से। खुद डोगरा से। ये मोहल्ला गांधीवाड़ है? गांधीवाड़। तो वहाँ पे कौन डॉक्टर है? वो एक चश्मा पहनते हैं, वो डॉक्टर है? हाँ। अपना परिचय देंगे सर। मैं कृष्ण कुमार गुरु सर, आरएचओ अड़का क्षेत्र, उप स्वास्थ्य केंद्र अड़का क्षेत्र। आप उप स्वास्थ्य केंद्र अड़का क्षेत्र का सदस्य हैं। आज यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड विकास नगर में है, यहाँ कौन ड्यूटी लगाया आपका? बीएमओ ऑफिस लगा है। यहाँ पे जैसे खिलाड़ी मतलब गिर जाते हैं तो उसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए। तो आज उप स्वास्थ्य केंद्र अड़का क्षेत्र में कौन? आज हेमारानी सिकदार। हेमारानी सिकदार वहाँ ड्यूटी पे थे? अब मैं तो यहाँ ड्यूटी था तब तो। यहाँ कितने बजे ड्यूटी थी आपकी फुटबॉल ग्राउंड में? 2 बजे। 2 बजे से। उसके पहले आप कहाँ थे? उससे पहले मतलब फील्ड में था। फील्ड में था। आज सुबह आप उप स्वास्थ्य केंद्र गए थे? स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं गया सर, ड्यूटी लगाया गया। तो आज उप स्वास्थ्य केंद्र में जो मरीज आते हैं उनको कौन देख रहा है? एनएम है, मतलब दो हैं उसके पदस्थ, तो उन लोग देखे होंगे। परंतु हमारे पास जो वीडियो है, हमने जो वीडियो लिया है उसमें वहाँ पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा वहाँ पर दवाई दिया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। कौन है वो व्यक्ति? अब उसको नहीं मालूम सर। अब क्या है वहाँ पे, उन्हीं का घर है क्या? यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मेरा सिर दर्द दे रहा था, डॉक्टर साहब कहा था। क्या दवाई दी? टेबलेट दी है। तो यही की इलाज? हाँ। क्या कुछ फ्री में किया, पैसा लिया? 40 रुपये पैसा लिया। 40 रुपए लिए? हाँ। इंजेक्शन वगैरह लगाए? नहीं, इंजेक्शन पूछ रहे थे, नहीं सिर दर्द रहा था, टेबलेट ले लूंगा बोले। इंजेक्शन लगाऊं क्या बोल रहे थे? कहाँ के रहने वाले? मैं पिलारी का रह रहा हूँ। क्या नाम बताए? रुपेश पाया। जाओ। डॉक्टर साहब, ये आपके बगल में जो पेशेंट था, इलाज किया आप इसका, तो क्या आपके पास लाइसेंस वगैरह है? लाइसेंस है, वही ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन वाला। तो यहाँ रेगुलर पेशेंट देखते हो आप? हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ, ऐसे नहीं। आज टटिया मामा दिवस है, जहां पर आपको बताते चले कि 135वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टटिया मामा को श्रद्धांजलि दी है। जहां पर मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित निवास पर महान स्वतंत्रता सेनानी टटिया मामा भील जी की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा जिले के पंधाना तहसील में जन्मे टटिया मामा भील जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने खरगोन में उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हमने पाठ्यक्रम में भी उन्हें स्थान दिया है, जिससे भावी पीढ़ियां उनके आदर्श जीवन को जान सके। और हर साल 4 दिसंबर को टटिया मामा का बलिदान दिवस मनाया जाता है। क्रांतिकारी टटिया भील जनजातीय समुदाय में टटिया मामा और भारतीय रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के सस्पेंस पर आज विराम लग गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी है। और इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फडणवीस को बधाई दी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और चुने जाने पर माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति एवं विकास के नव शिखर को स्पर्श करेगा। जन कल्याण के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने इंटरनेशनल चीता दिवस पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एमपी वन्य जीवों के लिए देश में एक आदर्श स्थान है। वे आगे कहते हैं कि एमपी में टाइगर रिजर्व पार्क के लिए स्वीकृति देना शुरू कर दिया है और जल्द ही माधव टाइगर पार्क के लिए स्वीकृति भी दी जाएगी। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रेरणा पर चलते हुए कहा कि हमने चीतों को अन्य महाद्वीपों से लाकर यहां पर बसाने का अभियान शुरू किया। सीएम ने कहा कि उनका परिवार फल फूल रहा है। वे कहते हैं कि अन्य राज्यों को भी इस प्रयोग का हिस्सा बनाएंगे। क्लास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।